मुंबई के सबसे शानदार होटल के भव्य हॉल में आज रात एक ऐसी महफिल सजी थी जिसकी चमक दूर दूर तक फैल रही थी। चारों ओर ऊंचे समाज के रसूखदार लोग और देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति मौजूद थे। हवा में महंगे इत्र की खुशबू घुली हुई थी और झूमरों से गिरती रोशनी फर्श पर बिछे कीमती पत्थरों को चमका रही थी। वेटर और कर्मचारी अपनी सफेद वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे थे ताकि मेहमानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहे। इस भीड़ के बीच अनन्या एक साधारण वेटर की पोशाक में छिपी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें किसी शिकारी की तरह सतर्क थीं। उसके हाथ में शराब की ट्रे थी, पर उसका असली ध्यान मेहमानों की बातों और उनके कोट की जेबों पर टिका हुआ था। वह यहाँ केवल एक कर्मचारी बनकर नहीं आई थी, बल्कि उसके पीछे एक गहरा और खतरनाक मकसद छिपा हुआ था। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी जो किसी को भी उसके असली इरादों पर शक करने का मौका नहीं देती थी, और उसका संतुलन अद्भुत था। अनन्या के पिता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे जिनकी हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत कर दी गई थी और उन पर गद्दारी का झूठा दाग लगाया गया था। वह जानती थी कि इस आलीशान हॉल में मौजूद कुछ लोगों के हाथ उसके पिता के खून से रंगे हुए हैं। उसे बस का नाम करेंगे पता नहीं कि खून से रंगे हुए हैं। एक मौके की तलाश थी ताकि वह उन सबूतों तक पहुंच सके जो उसके पिता को बेगुनाह साबित कर सकें। आज की रात उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि आज उसे केहने ग्रुप के सबसे बड़े रहस्य के करीब पहुंचना था। तभी हॉल के मुख्य द्वार पर हलचल बढ़ गई और सुरक्षा कर्मियों का एक घेरा अंदर दाखिल हुआ। सबका ध्यान एक ही दिशा में मुड़ गया क्योंकि शहर का सबसे शक्तिशाली और निर्दयी सीईओ अर्जुन खन्ना वहां पहुंच चुका था। वह अपने ऊंचे कद और सख्त चेहरे के साथ एक राजा की तरह चल रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सामने वाले को डराने के लिए काफी थी, और उसका हर कदम सत्ता और आत्मविश्वास की गवाही दे रहा था। अर्जुन खन्ना के चारों ओर व्यापारिक जगत के दिग्गज जमा होने लगे क्योंकि हर कोई उससे एक हाथ मिलाने या एक शब्द सुनने को बेताब था। वह अपनी गहरी आवाज में संक्षिप्त जवाब दे रहा था और उसकी नजरें हर पल अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रही थीं। अर्जुन को अपनी सुरक्षा और निजता से बहुत प्यार था और उसे अपनी योजनाओं में किसी भी तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो शतरंज की बिसात पर हमेशा अपने दुश्मन से 4 कदम आगे रहता था। अनन्या ने गहराई से सांस ली और अपनी ट्रे को मजबूती से पकड़ा क्योंकि अब उसे अपने मिशन का पहला चरण पूरा करना था। उसे अर्जुन खन्ना के कोट में एक सूक्ष्म माइक्रोचिप लगानी थी जिससे वह उसकी गोपनीय बातचीत को सुन सके और फाइलों तक पहुंच सके। उसने एक से धीरे धीरे अपनी दूरी कम करना शुरू किया और भीड़ का फायदा उठाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी चाल में कहीं भी घबराहट या हिचकिचाहट का कोई नामोनिशान नहीं था। जैसे ही वह अर्जुन के करीब पहुंची, उसने जानबूझकर अपना संतुलन थोड़ा सा बिगाड़ा ताकि वह एक दुर्घटना जैसा लगे। उसके हाथ से लाल शराब का गिलास फिसला और सीधे अर्जुन खन्ना के कीमती सफेद सूट और रेशमी कमीज पर जाकर गिरा। शराब के गहरे लाल धब्बे उसके हलाव में कपड़ों पर फैलने लगे और हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। मेहमानों की सांसें थम गईं क्योंकि हर कोई जानता था कि अर्जुन को अपनी चीजों की बर्बादी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसका गुस्सा भयानक था। अनन्या ने तुरंत एक घबराई हुई लड़की का नाटक किया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके सूट को साफ करने की कोशिश करने लगी। उसने अत्यंत कुशलता से अपने हाथों का उपयोग किया और सफाई के बहाने उस छोटी सी चिप को उसके कोट के कॉलर के नीचे छिपा दिया। उसका स्पर्श इतना हल्का था कि किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि उसने सफाई के अलावा कुछ और किया है। उसने अपनी गर्दन झुका ली थी ताकि वह अपनी आंखों में छिपी जीत की चमक को छिपा सके। अर्जुन खन्ना स्थिर खड़ा रहा और उसने अनन्या के हाथों की गतिविधियों को बहुत गौर से देखा जो उसके कपड़ों पर तेजी से चल रहे थे। उसने देखा कि इस लड़की के हाथ कांप नहीं रहे थे, जबकि उसे बुरी तरह डरना चाहिए था, जैसा कि अक्सर लोग उसके सामने करते थे। उसने अनन्या की ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका, जहां उसे डर की जगह एक अजीब सी गहराई और साहस दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण वेटर नहीं थी जो गलती से टकरा गई थी। आसपास खड़े सुरक्षा कर्मी तुरंत आगे आए
और अनन्या को वहां से हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। उसकी नज़रें अभी भी अनन्या के चेहरे पर जमी हुई थीं और वह उसके हर हाव भाव का विश्लेषण कर रहा था, जैसे वो कोई पहेली हो। उसने देखा कि अनन्या ने अपनी नज़रें नहीं चुराई, बल्कि वह शांति से उसके गुस्से का सामना कर रही थी। अर्जुन के होंठों पर एक बहुत ही हल्की और रहस्यमयी मुस्कान आई, जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। तुम बहुत साहसी हो या फिर बहुत मूर्ख, जो मेरे सामने इस तरह से खड़ी हो और सफाई देने की कोशिश कर रही हो, अर्जुन ने अपनी भारी आवाज में कहा। अनन्या ने एक विनम्र आवाज में जवाब दिया कि वह केवल अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही थी और वह इसके लिए माफी मांगती है। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो उसकी वेशभूषा से मेल नहीं खाता था, और अर्जुन ने इस बात को तुरंत भांप लिया। उसे समझ आ गया था कि इस रात का खेल अब और भी रोमांचक होने वाला है। अर्जुन ने अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि इस लड़की को जाने न दें और उसे ऊपर के वीआईपी स्वीट में ले जाकर इंतजार करने को कहें। मेहमान फुसफुसाने लगे कि अब इस लड़की का करियर और शायद जीवन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन खन्ना किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अनन्या को ले जाया गया और उसे एक बंद कमरे में बिठा दिया गया, जहां केवल सुरक्षा कैमरे उसकी निगरानी कर रहे थे। वह जानती थी कि उसका असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है और वह तैयार थी। कमरे में अकेले होने पर अनन्या ने अपने कपड़ों में छिपे एक छोटे उपकरण को चालू किया, जिससे उसे पता चला कि चिप सही तरीके से काम कर रही है। उसे अर्जुन के सुरक्षा दल की बातचीत सुनाई देने लगी, जो बाहर गलियारे में सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे। वह जानती थी कि अगर वह पकड़ी गई तो उसे जेल से कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन अपने पिता के सम्मान के लिए वह यह जोखिम लेने को तैयार थी। उसका दिमाग अब अगले कदम की रणनीति बनाने में पूरी तरह जुट गया था। लगभग आधे घंटे के बाद कमरे का दरवाजा खुला और अर्जुन खन्ना अंदर दाखिल हुआ, जिसने अब अपना सूट बदल लिया था और पूरी तरह से काले लिबास में था। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बिना कुछ कहे अनन्या के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ में एक फाइल थी, जिसे उसने मेज पर पटक दिया और अनन्या की ओर झुककर उसे घूरने लगा। कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो और एक अजीब सी तनावपूर्ण शांति वहां छा गई, जो किसी बड़े तूफान का संकेत थी। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आई हो, अनन्या शर्मा, अर्जुन ने अचानक उसका असली नाम लेते हुए कहा। अनन्या के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और एक गंभीर मुद्रा धारण कर ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी जल्दी उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेगा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने महसूस किया कि अर्जुन खन्ना, जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और सतर्क इंसान था। अर्जुन ने मेज पर वह माइक्रोचिप रख दी जिसे अनन्या ने उसके कोट में लगाया था, और उसे देखकर अनन्या की उम्मीदें टूटने लगीं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरे सिस्टम में सेंध लगा लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? उसने ठंडे स्वर में पूछा। अनन्या ने अब अपनी नकली विनम्रता छोड़ दी और सीधे अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा कि वह बस सच जानना चाहती है। उसे डर नहीं था, क्योंकि अब उसका सच उसके सामने आ चुका था और खेल खुल गया था। अर्जुन ने उसे बताया कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वह उसे पुलिस के हवाले कर दे जहां उसे उम्र कैद हो सकती है, या फिर उसकी मदद करे। अनन्या ने पूछा कि एक अपराधी को उसकी मदद की क्या जरूरत हो सकती है, जिस पर अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि उसे एक पत्नी की जरूरत है। उसने खुलासा किया कि उसके दुश्मन और परिवार के कुछ लोग उसे सत्ता से हटाने के लिए उसकी शादी का दबाव बना रहे हैं। उसे एक ऐसी निडर और चालाक लड़की चाहिए जो दुनिया के सामने उसकी पत्नी बन सके। यह प्रस्ताव सुनकर अनन्या दंग रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे धमकियां मिलेंगी या फिर मारा जाएगा, लेकिन यह कुछ और ही था। अर्जुन ने एक अनुबंध पत्र निकाला और उसे मेज पर सरका दिया, जिसमें 365 दिनों तक शादी का नाटक करने की शर्तें लिखी हुई थीं। उसने वादा किया कि अगर वह यह काम करती है तो वह उसके पिता की केस की फाइलें उसे सौंप देगा और असली अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगा। यह एक ऐसा सौदा था जिसे ठुकराना अनन्या के लिए नामुमकिन था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ, जबकि तुम खुद उस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा हो?
अनन्या ने कड़े लहजे में सवाल किया। अर्जुन ने जवाब दिया कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सफेद या काला नहीं होता और उसे अपनी गद्दी बचाने के लिए अनन्या की काबिलियत की जरूरत है। उसने स्पष्ट किया कि यह केवल एक व्यावसायिक समझौता होगा और उनके बीच कोई वास्तविक रिश्ता नहीं होगा। अनन्या को महसूस हुआ कि अर्जुन भी अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था। अनन्या ने अनुबंध के हर पन्ने को बहुत ध्यान से पढ़ा और देखा कि अर्जुन ने वास्तव में उसे पूरी सुरक्षा और अधिकार देने का वादा किया था। उसे समझ आया कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि खन्ना परिवार के अंदर रहकर वह उन लोगों तक आसानी से पहुंच सकती थी। उसने अपनी कलम उठाई और उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। अर्जुन ने अनुबंध वापस लिया और उसकी आंखों में देखते हुए हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। अगले 1 साल तक तुम मिसेज अनन्या अर्जुन खन्ना कहलाओगी और तुम्हें हर कदम पर मेरे साथ खड़ा होना होगा, चाहे कितनी भी गोलियां चलें। अर्जुन ने चेतावनी दी। अनन्या ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा कि वह किसी भी खतरे के लिए तैयार है, बस उसे अपना वादा याद रखना होगा। इस तरह एक वेटर और एक शक्तिशाली सीईओ के बीच एक अजीब और खतरनाक रिश्ते की शुरुआत हुई। वे दोनों जानते थे कि यह अजीब ओ किसान केस पकड़ा लगाया है। रास्ता कांटों भरा है, लेकिन मंजिल दोनों के लिए बहुत कीमती थी। होटल के उस स्वीट से बाहर निकलते समय अनन्या अब वह पुरानी वेटर नहीं रही थी, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति बन गई थी जो तूफान लाने वाली थी। अर्जुन उसके साथ चल रहा था और उसकी मौजूदगी ही सुरक्षा का एक अटूट कवच लग रही थी। कॉरिडोर में खड़े गार्ड्स उन्हें हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो लड़की अपराधी थी वह अब उनके मालिक की होने वाली पत्नी थी। रात की ठंडी हवा ने अनन्या के चेहरे को छुआ और उसने मन ही मन अपने पिता से वादा किया। अगली सुबह के अखबारों में यह खबर आग की तरह फैलने वाली थी कि भारत के सबसे योग्य कुंवारे अर्जुन खन्ना ने एक साधारण लड़की से सगाई कर ली है। यह खबर कॉरपोरेट जगत और अर्जुन के दुश्मनों के लिए एक बड़े झटके की तरह होने वाली थी। अनन्या जानती थी कि अब से उसका हर पल कैमरे की नज़र में होगा और उसे हर अभिनय को पूरी सच्चाई के साथ निभाना होगा। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए उगते सूरज की पहली किरण को अपनी नई शुरुआत के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन ने अपने निजी सचिव को फोन किया और अगले सप्ताह एक भव्य समारोह की घोषणा करने का निर्देश दिया, ताकि दुनिया को इस नए गठबंधन का पता चल सके। उसने अनन्या की ओर देखा, जो खिड़की के पास खड़ी सोच में डूबी हुई थी, और उसे लगा कि उसने अपनी बिसात पर सबसे सही मोहरा चुना है। हालांकि उसके मन में भी एक डर था कि क्या यह लड़की उसके नियंत्रण में रहेगी या खुद एक नया खेल शुरू कर देगी। दोनों ही खिलाड़ी थे और यह खेल अब शुरू हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने अर्जुन खन्ना के विशाल साम्राज्य की खिड़कियों को छुआ, तो अनन्या को एहसास हुआ कि उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। वह अब एक साधारण वेट्रेस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भूमिका में थी जहां उसकी हर सांस पर पहरा था और हर कदम पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। कमरे की दीवारों पर लगी कीमती पेंटिंग्स उसे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में अपने पिता के प्रति जो संकल्प था, उसने उसे टूटने नहीं दिया। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, जहां सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती थी, और वह जान गई कि यह उसकी नई जेल और युद्ध क्षेत्र दोनों था। अर्जुन खन्ना अपने निजी जिम में पसीने से तरबतर होकर कसरत कर रहा था और उसका हर वार उसके भीतर छिपे गुस्से और तनाव को बयां कर रहा था। वह जानता था कि अनन्या को अपनी जिंदगी में शामिल करना एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन उसके पास अपनी विरासत को बचाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसके चाचा और सौतेली माँ गिद्धों की तरह उसकी गद्दी पर नजरें गड़ाए बैठे थे और वे उसे कमजोर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और मन ही मन तय किया कि वह इस अनुबंध को हर हाल में सफल बनाकर ही दम लेगा। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था जब अनन्या वहां पहुंची और उसने देखा कि अर्जुन पहले से ही वहां बैठकर कुछ फाइलें देख रहा था। उसने बिना सिर उठाए अनन्या को बैठने का इशारा किया और एक मोटा कानूनी दस्तावेज उसकी ओर सरका दिया, जिसमें उनके समझौते की हर बारीक शर्त लिखी हुई थी। अनन्या ने ठंडे दिमाग से उन पन्नों को पलटा और महसूस किया कि अर्जुन ने उसकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन बदले में
उसने उसकी पूरी आज़ादी मांग ली थी। उस दस्तावेज के हर शब्द में सत्ता की गूंज थी और 1 साल की उस लंबी अवधि का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। इस अनुबंध के अनुसार तुम्हें न केवल मेरी पत्नी की तरह व्यवहार करना होगा, बल्कि मेरे परिवार के हर सदस्य की आंखों में धूल झोंकनी होगी। अर्जुन ने अपनी गहरी आवाज में कहा। उसने अनन्या की आंखों में झांका और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने एक भी गलती की तो परिणाम भयानक होंगे और उसके पिता का सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अनन्या ने बिना डरे उसकी बात सुनी और साफ कर दिया कि वह अपनी शर्तों पर खरी उतरेगी, लेकिन उसे भी अपना वादा निभाना होगा। उनके बीच एक ऐसा समझौता हुआ था जो भावनाओं से कोसों दूर केवल मतलब और रणनीति पर आधारित था। कुछ ही देर में अर्जुन का वफादार वकील और भरोसेमंद सलाहकार विक्रम वहां पहुंचा, जिसके चेहरे पर एक गंभीर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि वह इस योजना के खतरों को जानता था। उसने अनन्या को उन सभी लोगों के बारे में ब्रीफिंग देना शुरू किया जिनसे उसे अगले कुछ दिनों में मिलना था और उनकी कमजोरियों के बारे में विस्तार से बताया। विक्रम ने स्पष्ट किया कि खन्ना परिवार में हर कोई एक मुखौटा पहने रहता है और अनन्या को यह पहचानना होगा कि कौन दोस्त है और कौन आस्तीन का सांप। अनन्या ने हर विवरण को अपने दिमाग में ऐसे दर्ज किया जैसे वह किसी सैन्य मिशन की तैयारी कर रही हो। दोपहर होते होते अनन्या के लिए विशेषज्ञों की एक पूरी टीम बुलाई गई, जिनका काम उसे एक साधारण लड़की से मुंबई की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में बदलना था। उसे महंगे रेशमी कपड़े, कीमती गहने और वह सारा साजो सामान दिया गया जो एक सीईओ की पत्नी के लिए जरूरी माना जाता था। लेकिन अनन्या को यह सब एक बोझ की तरह लग रहा था। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे अपनी पुरानी पहचान कहीं खोती हुई नजर आई और उसकी जगह एक ऐसी स्त्री ने ले ली थी जो बेहद खूबसूरत और खतरनाक दिख रही थी। अर्जुन जब ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो वह अनन्या का नया रूप देखकर एक पल के लिए अपनी सुध बुध खो बैठा, क्योंकि वह वाकई किसी राजकुमारी की तरह चमक रही थी। उसने अनन्या के गले में एक बेशकीमती हीरों का हार पहनाया, लेकिन अनन्या को लगा जैसे वह उसके गले में कोई जंजीर डाल रहा हो जो उसे हमेशा के लिए बांध देगी। उनके बीच एक अनकहा तनाव था जिसे दोनों ही महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे शब्दों में बयां करने की कोशिश नहीं की और खामोशी बनी रही। अर्जुन ने उसके कान के पास झुककर कहा कि असली खेल अब शुरू होने वाला है और उसे तैयार रहना चाहिए। जैसे ही वे खन्ना ग्रुप के मुख्यालय पहुंचे, वहां मौजूद मीडिया कर्मियों और कैमरों की चमक ने अनन्या को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और अर्जुन का हाथ मजबूती से थाम लिया। अर्जुन ने उसे अपने करीब खींच लिया ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यह गठबंधन अटूट है। पत्रकारों के सवालों की बौछार हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ सबको शांत कर दिया और सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ गया। अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन के साथ खड़े होने का मतलब था कि अब पूरी दुनिया की नजरें उसकी हर हरकत पर होंगी। बोर्ड मीटिंग के कमरे में घुसते ही वहां बैठे सभी निदेशकों की नजरें अनन्या पर टिक गईं और उनमें से कुछ की आंखों में स्पष्ट रूप से नफरत और संदेह के भाव दिखाई दे रहे थे। अर्जुन के चाचा हर्षवर्धन खन्ना, जो खुद को इस कंपनी का असली हकदार मानते थे, ने अनन्या का स्वागत एक तंज भरी मुस्कान के साथ किया और उसके परिवार के बारे में सवाल पूछने लगे। अनन्या ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए ऐसे जवाब दिए कि हर्षवर्धन को चुप होना पड़ा और अर्जुन के चेहरे पर एक संतोषजनक चमक आ गई। उसने साबित कर अर्जुन के साथ दिया कि वह केवल एक चेहरा नहीं है, बल्कि उसके पास एक तेज दिमाग भी है। मीटिंग के दौरान अनन्या के पास एक वेटर पानी लेकर आया और उसने बहुत ही सफाई से अनन्या की गोद में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गिरा दिया जिसे किसी ने नहीं देखा। अनन्या ने अपनी सतर्कता का इस्तेमाल करते हुए उस पर्ची को धीरे से पढ़ा, जिसमें लिखा था कि वह जहां है वहां उसकी जान को खतरा है और उसे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी और सामान्य व्यवहार करना जारी रखा ताकि अर्जुन या किसी और को शक न हो। वह समझ गई कि खन्ना साम्राज्य के भीतर ही कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। जब वे मीटिंग से बाहर निकले तो अनन्या ने एकांत पाकर
वह पर्ची अर्जुन को दिखाई, जिसे देखते ही अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और चिंता एक साथ उमड़ पड़ी। उसने तुरंत अपने सुरक्षा प्रमुख को फोन किया और पूरी बिल्डिंग की जांच करने का आदेश दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके दुश्मन अब अनन्या को निशाना बना रहे हैं। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार की ओर ले जाना शुरू किया और कहा कि अब से वह एक पल के लिए भी उसकी नजरों से दूर नहीं रहेगी। अनन्या ने महसूस किया कि वह अब केवल एक अनुबंध का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक असली जंग के बीचों बीच खड़ी थी। कार में बैठते ही अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिवाइस निकाली और अनन्या को दी, जो एक अत्याधुनिक ट्रैकिंग और पैनिक बटन वाली घड़ी थी जिसे उसे हमेशा पहनना था। उसने अनन्या को समझाया कि इस घर में दीवारें भी सुनती हैं और उसे किसी पर भी, यहाँ तक कि नौकरों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे किसी के भी मुखबिर हो सकते हैं। अनन्या ने उस घड़ी को पहन लिया और खिड़की से बाहर देखते हुए उन अंधेरी गलियों के बारे में सोचने लगी जहां उसके पिता की सच्चाई कहीं छिपी हुई थी। वह जानती थी कि उसे इस महल के रहस्यों को सुलझाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी होगी। शाम को जब वे खन्ना हवेली पहुंचे, जो शहर से थोड़ा दूर एक पहाड़ी पर स्थित थी, तो उसकी भव्यता देखकर अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन वह उसकी बनावट में छिपे डर को भी महसूस कर पा रही थी। मुख्य द्वार पर अर्जुन की सौतेली माँ देविका खन्ना आरती की थाली लेकर खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखों में स्वागत की जगह एक ठंडी नफरत साफ झलक रही थी। उन्होंने अनन्या को तिलक लगाया, लेकिन उनके स्पर्श में एक अजीब सी कड़वाहट थी जो अनन्या के अंतर्मन को झकझोर गई। देविका ने धीरे से अनन्या के कान में कहा कि इस घर में आने वाले तो बहुत हैं, पर जिंदा वापस कम ही जाते हैं। अर्जुन ने देविका की बात को अनसुना कर दिया और अनन्या को सीधे ऊपर के कमरे में ले गया, जो अब उनका साझा कमरा होने वाला था, ताकि दुनिया को उनके रिश्ते पर शक न हो। कमरे के अंदर जाते ही अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और अनन्या से कहा कि वह यहाँ केवल एक मेहमान नहीं है, बल्कि उसे हर कोने की तलाशी लेनी होगी ताकि सबूत मिल सके। उसने अनन्या को एक पुरानी चाबी दी जो उसके पिता के निजी ऑफिस की थी और बताया कि वहां कुछ ऐसी फाइलें हो सकती हैं जो उसके काम आ सके। अनन्या को लगा जैसे उसे अपनी मंजिल की ओर जाने वाला पहला रास्ता मिल गया हो। रात के खाने के समय पूरा खन्ना परिवार एक मेज पर जमा था और वातावरण में इतना तनाव था कि उसे महसूस किया जा सकता था जैसे कोई बिजली का तार खिंचा हुआ हो। अर्जुन के भाई समीर ने अनन्या से कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने तुरंत दखल दिया और समीर को उसकी मर्यादा याद दिला दी। अनन्या ने गौर किया कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से डरता था और उनके बीच प्यार नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। उसने अपनी थाली में रखे भोजन को चखा, लेकिन उसका ध्यान केवल उनकी बातों और उनके हाव भाव पर टिका हुआ था। भोजन के बाद जब सब अपने कमरों में चले गए, तो अनन्या दबे पांव उस पुराने हिस्से की ओर बढ़ी जहां अर्जुन के पिता का ऑफिस था और जिसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही जटिल थी। उसने अर्जुन द्वारा दी गई चाबी का उपयोग किया और अंधेरे में रास्ता ढूंढते हुए उस कमरे के अंदर दाखिल हो गई जहां सालों से कोई नहीं गया था और चारों ओर धूल जमा थी। जैसे ही उसने अलमारी के पीछे एक गुप्त दराज को खोला, उसे एक पुरानी फोटो मिली जिसमें उसके पिता अर्जुन के पिता के साथ खड़े थे और दोनों मुस्कुरा रहे थे। इस तस्वीर ने अनन्या के मन में कई नए सवाल पैदा कर दिए कि उनके बीच आखिर क्या रिश्ता था। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी और उसने तुरंत अपना बचाव करने के लिए एक पास पड़ा हुआ भारी पेपरवेट उठा लिया और मुड़कर देखा कि कौन है। वहां अर्जुन खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, और उसने अनन्या से कहा कि उसके पिता और अनन्या के पिता सबसे अच्छे दोस्त थे, जिनकी दोस्ती को एक साजिश ने खत्म कर दिया। उसने खुलासा किया कि वह भी उसी सच की तलाश में है जिसके लिए अनन्या यहाँ आई है, और वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अनन्या को पहली बार अर्जुन के प्रति एक सहानुभूति महसूस हुई जो पहले कभी नहीं थी। अर्जुन ने बताया कि उसके पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था
और उसका इल्जाम अनन्या के पिता पर लगाने की कोशिश की गई थी ताकि सच कभी बाहर न आ सके। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया और अर्जुन से वादा किया कि वे मिलकर उन कातिलों को सजा दिलाएंगे जो आज भी आजाद घूम रहे हैं। उनके बीच का अनुबंध अब एक व्यक्तिगत मिशन में बदल गया था और उनकी ताकत अब दोगुनी हो गई थी क्योंकि उनके लक्ष्य एक हो चुके थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, अनन्या और अर्जुन ने मिलकर उन फाइलों की जांच शुरू की जो उस गुप्त दराज से मिली थीं और जिनमें कई बेनामी लेन देन के रिकॉर्ड मौजूद थे। उन्हें कुछ ऐसे नाम मिले जो वर्तमान में अर्जुन की कंपनी के बड़े पदों पर बैठे थे और जो लगातार कंपनी का साथ की सामने उन जाजली हमलम के मुहस्कान पैसा बाहर भेज रहे थे। अनन्या ने अपनी जांच कौशल का उपयोग करते हुए उन कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और जल्द ही उन्हें एक बड़े घोटाले का संकेत मिला जो उनके पिता के केस से सीधे जुड़ा हुआ था। वे जानते थे कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा सच। अगले दिन की योजना बनाते समय अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन का स्वभाव ऊपर से जितना कठोर था, अंदर से वह उतना ही टूटा हुआ और अकेला महसूस करता था। उसने अर्जुन का हाथ धीरे से सहलाया और उसे भरोसा दिलाया कि वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है और वह अंतिम सांस तक उसका साथ देगी। अर्जुन ने पहली बार अपनी गार्ड कम की और अनन्या को एक फीकी मुस्कान दी जो उसके दिल की गहराई से निकली थी। उनके चारों ओर शत्रुओं का जाल बिछा हुआ था, लेकिन उस रात उन्होंने एक दूसरे में अपना सबसे बड़ा सहयोगी पा लिया था। इस तरह अनुबंध का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, जहां अनन्या अब केवल एक वधू नहीं थी बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी जो अपने दुश्मन के गढ़ में घुसकर वार करने के लिए तैयार थी। उसने देविका और हर्षवर्धन की हर चाल पर नजर रखनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उनके एक वार की खबर करती है और शुरू कर दी एक वार करती है। वफादारों को अपनी ओर करना शुरू किया। वह जानती थी कि ये 365 दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाले हैं और उसे हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब उसके पास अर्जुन की शक्ति और अपने पिता का आशीर्वाद था जो उसे कभी हारने नहीं देगा। खन्ना हवेली की सुबह हमेशा की तरह भारी और रहस्यमयी थी, जहां सूरज की रोशनी भी दीवारों के पीछे छिपे काले सच को उजागर करने से डरती महसूस होती थी। अनन्या अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए विशाल गलियारे में चल रही थी, जहां उसके सैंडल की खनक खाली दीवारों से टकराकर एक अजीब सा गूंज पैदा कर रही थी। उसने महसूस किया कि यहाँ की हर पेंटिंग और हर मूर्ति उसे देख रही है, जैसे वे देविका के जासूस हों जो उसकी हर हरकत की रिपोर्ट देने के लिए तैयार बैठे हों। उसके दिमाग में अभी भी वह पुरानी तस्वीर घूम रही थी जिसे उसने कल रात अर्जुन के साथ देखा था, जिसमें दो दोस्तों की मुस्कुराहट के पीछे आने वाले तूफान का कोई संकेत नहीं था। अनन्या जानती थी कि उसे अब और भी सतर्क रहना होगा क्योंकि वह दुश्मन के इलाके के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी, जहां एक छोटी सी चूक भी उसकी जान ले सकती थी। उसने बाद के दुश्मन की कैसे बाती दूस के लिए अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और अपने पिता की याद को अपनी ताकत बनाया ताकि वह इस खेल में खुद को कमजोर न पड़ने दे। तभी सीढ़ियों के पास उसे देविका खन्ना मिली, जो अपनी सफेद शिफॉन की साड़ी में किसी ठंडी और निर्दयी रानी की तरह खड़ी थी। उनकी आंखों में अनन्या के लिए केवल तिरस्कार था। उन्होंने अपनी तीखी नजरों से अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें जहर घुला हुआ था, जो किसी भी साधारण लड़की को डराने के लिए काफी थी। देविका ने बहुत ही धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा कि इस घर की रस्में उतनी ही पुरानी हैं जितने कि यहाँ दबे हुए राज और वह यहाँ अजनबी है। अनन्या ने बिना अपनी पलकें झपकाए देविका की आंखों में देखा और बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया कि कभी कभी अजनबी ही उन राजों को खोल देते हैं जिन्हें अपने लोग छिपाकर रखते हैं। उसका यह आत्मविश्वास देविका को चुभ गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह गलतफहमी है, लड़की उससे डरकर अपनी नजरें झुका लेगी और खामोश रहेगी। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग था। देविका ने अपनी उंगलियों में फंसी अंगूठी को घुमाया और वहां से चली गई। लेकिन अनन्या जानती थी कि यह युद्ध की एक मूक घोषणा थी जिसका सामना उसे करना था। अर्जुन अपने अध्ययन कक्ष में बैठा कुछ पुराने खातों की जांच कर रहा था जब अनन्या वहां पहुंची और उसने देखा कि उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं जो उसकी परेशानी बता रही थीं।
अनन्या ने चुपचाप उसके पास जाकर मेज पर रखी फाइलों को देखा और अपनी तेज नजरों से एक ऐसे नाम को पकड़ा जो बार बार अलग अलग फर्जी कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अर्जुन को उस विसंगति की ओर इशारा किया जिसे अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं देख पाए थे, और अर्जुन उसकी बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। तुम्हारी नजरें किसी प्रशिक्षित जांच अधिकारी से कम नहीं हैं, अनन्या। तुमने वह देख लिया जो मेरे सबसे भरोसेमंद लोग पिछले 6 महीनों से नहीं देख पा रहे थे, अर्जुन ने सराहना करते हुए कहा। अनन्या ने बताया कि उसके पिता ने उसे बचपन से ही बारीकियां पकड़ना सिखाया था और बताया था कि अपराधी हमेशा अपनी सबसे बड़ी गलती अपनी छोटी जीत में ही छोड़ देता है। उन दोनों ने मिलकर उस कड़ी को जोड़ना शुरू किया जो उन्हें सीधे हर्षवर्धन खन्ना के गुप्त बैंक खातों की ओर ले जा रही थी, जो कंपनी को खोखला कर रहे थे। तभी अर्जुन को एक महत्वपूर्ण कॉल आया जिसमें बताया गया कि कंपनी के वार्षिक चैरिटी गाला के लिए शहर के सभी रसूखदार लोग पहुंचने वाले हैं और वहां अनन्या की पहली आधिकारिक परीक्षा होगी। यह केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि विरोधियों के लिए एक ऐसा मंच था जहां वे अर्जुन की नई पत्नी की कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर करने की पूरी कोशिश करने वाले थे। अर्जुन ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाया कि वह हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन उसे खुद को साबित करना होगा। शाम को गाला की तैयारी के दौरान अनन्या ने एक गहरे नीले रंग का गाउन पहना जो उसकी आंखों की चमक को और भी बढ़ा रहा था, और उसने अपने बालों को एक बहुत ही सलीके से बांधा था। जब वह अर्जुन के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो कैमरों की फ्लैशलाइट ने उसका स्वागत किया और लोगों की फुसफुसाहट ने वातावरण को एक अलग ही तरह की सनसनी से भर दिया था। हर कोई जानना चाहता था कि यह साधारण दिखने वाली लड़की कैसे इस साम्राज्य की मलिका बन गई और उसका अतीत आखिर क्या है। हर्षवर्धन खन्ना ने एक गिलास हाथ में लिए हुए अनन्या की ओर कदम बढ़ाया और उनके साथ कुछ विदेशी निवेशक भी थे जो खन्ना ग्रुप में पैसा लगाने की सोच रहे थे, लेकिन डरे हुए थे। हर्षवर्धन ने अनन्या से कुछ जटिल वित्तीय सवाल पूछकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश की, ताकि निवेशकों के मन में अर्जुन की पसंद के प्रति संदेह पैदा हो सके और वे पीछे हट जाएं। अनन्या ने बिना विचलित हुए उन तकनीकी सवालों के ऐसे सटीक जवाब दिए कि वहां मौजूद सभी निवेशक उसकी व्यापारिक समझ के कायल हो गए। अर्जुन ने दूर से यह सब देखा और उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने एक पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी ढाल चुनी है जो अजेय थी। तभी अनन्या की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो कोने में खड़ा होकर उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था और जिसके चेहरे पर एक पुराना निशान था जो उसे पहचाना हुआ सा लगा। उसने महसूस किया कि यह वही आदमी हो सकता है जिसने उसके पिता के अंतिम दिनों में उनकी जासूसी की थी, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अनन्या ने अर्जुन को बिना बताए उस रहस्यमयी आदमी का पीछा करने का फैसला किया और वह भीड़ से बचकर धीरे धीरे होटल के पिछले गलियारे की ओर बढ़ने लगी, जहां रोशनी बहुत कम और सन्नाटा अधिक था। वह अपनी सैंडल उतारकर दबे पांव चल रही थी ताकि उसकी आहट किसी को सुनाई न दे और वह उस आदमी के इरादों को भांप सके जो लगातार किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके भीतर का पुलिसिया खून अब पूरी तरह से जाग चुका था और वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी। उस आदमी ने एक सुनसान कोने में रुककर किसी को बताया कि शिकार जाल में है और आज रात काम खत्म हो जाएगा, जिससे अनन्या को समझ आ गया कि अर्जुन पर हमला होने वाला है। वह तुरंत मुड़कर अर्जुन को चेतावनी देने के लिए भागना चाहती थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया और उसे एक अंधेरे कमरे की ओर खींचने की कोशिश करने लगा, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हमलावर की कलाई पर अपने दांत गड्ढा दिए और खुद को छुड़ाया। उसने पास पड़े एक लोहे के स्टैंड को उठाया और हमलावर पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। लेकिन तभी दूसरे हमलावर ने उस पर चाकू से वार करने की कोशिश की। अनन्या ने बहुत ही फुर्ती से अपनी साड़ी के पल्लू को लपेटकर चाकू को रोका और एक जोरदार किक मारकर उसे दीवार से टकरा दिया, जिससे उसकी पेशेवर ट्रेनिंग का नमूना साफ दिखाई दे रहा था। वह वहां से भागकर मुख्य हॉल की ओर बढ़ी, जहां अर्जुन बेधड़क मेहमानों से बात कर रहा था और खतरे से बिल्कुल अनजान था। जैसे ही वह हॉल में पहुंची,
उसने देखा कि वेटर के भेष में एक शूटर अपनी बंदूक अर्जुन की ओर तान रहा था और समय बहुत कम बचा था क्योंकि वह ट्रिगर दबाने ही वाला था। अनन्या ने बिना सोचे समझे एक भारी सजावटी फूलदान उठाया और पूरी ताकत से शूटर की ओर फेंका, जिससे उसकी बंदूक का निशाना चूक गया और गोली छत के झूमर में जा लगी। हॉल में भगदड़ मच गई और सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए, जबकि अर्जुन ने तुरंत अनन्या को अपनी बाहों में लेकर जमीन पर झुका दिया। अर्जुन के कमांडो ने तेजी से उन हमलावरों को पकड़ लिया, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता वहां से भागने में सफल रहा, जिससे अनन्या को एक गहरी निराशा हुई क्योंकि वह उस चेहरे को पहचानना चाहती थी। अर्जुन ने अनन्या के चेहरे पर आए खरोंच के निशान को देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल उठी जो हमलावरों को भस्म करने के लिए काफी थी। वह समझ गया कि अनन्या ने उसकी जान बचाई है। इस घटना ने उन दोनों के बीच के रिश्ते को एक नए और गहरे स्तर पर पहुंचा दिया, जहां अब केवल अनुबंध नहीं था। हवेली वापस लौटते समय कार में एक लंबी खामोशी छाई रही, लेकिन यह खामोशी असहज नहीं थी, बल्कि उन दोनों के बीच पनप रहे नए भरोसे और सम्मान की परिचायक थी जो शब्दों से परे था। अर्जुन ने पहली बार अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बहुत ही धीमे से हवेली फानी की परिचायक थी होने से एक ही बात ने उन पर खामोशी इंसान धन्यवाद कहा, जो उसकी कठोर छवि के बिल्कुल विपरीत था और जिसमें एक सच्ची कृतज्ञता छुपी हुई थी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि अब वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ एक शक्तिशाली चट्टान खड़ी है। अगले दिन अर्जुन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया और उन सभी लोगों को निकाल दिया जिन पर उसे जरा भी शक था, जिससे हवेली में हड़कंप मच गया और विरोधी खेमे में खलबली मच गई। उसने अनन्या को एक विशेष कक्ष में ले जाकर वह तिजोरी दिखाई जहां उसके पिता के केस की गुप्त फाइलें रखी हुई थीं और उसे उन तक पहुंचने की पूरी अनुमति दे दी। अनन्या ने उन फाइलों को पलटना शुरू किया और उसे कुछ ऐसे सबूत मिले जो सीधे तौर पर देविका खन्ना के परिवार की ओर इशारा कर रहे थे। अनन्या ने पाया कि उसके पिता को जिस ड्रग्स रैकेट के मामले में फंसाया गया था, उसका असली मास्टरमाइंड देविका का भाई था, जो उस समय के गृह मंत्रालय में एक प्रभावशाली पद पर आसीन था। यह जानकारी एक बम की तरह थी जो अगर बाहर आती तो खन्ना परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती और अर्जुन के साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंच सकता था। अनन्या ने अर्जुन की ओर देखा और उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया कि क्या वह अर्जुन के परिवार को तबाह करने की कीमत पर न्याय मांगेगी। अर्जुन ने अनन्या के मन की बात पढ़ ली और कहा कि वह किसी भी कीमत पर सच का साथ देगा, चाहे वह उसके अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों न हो, क्योंकि झूठ की नींव पर खड़ा साम्राज्य टिक नहीं सकता। उसने अनन्या को आश्वासन दिया कि वे मिलकर इस गंदगी को साफ करेंगे और जो भी दोषी है उसे कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। उन दोनों ने एक नई रणनीति बनाई जहां वे अपने दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाकर उनका पर्दाफाश करने वाले थे। इस बीच देविका ने अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए एक और घिनौनी चाल चली और उसने अनन्या के अतीत के बारे में झूठी खबरें मीडिया में फैलाना शुरू कर दिया ताकि उसकी छवि धूमिल हो सके। उसने दावा किया कि अनन्या एक जालसाज है जिसने अर्जुन को अपने रूप के जाल में फंसाया है और वह केवल धन की लालची है, जिससे आम जनता में उसके खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। अनन्या ने इन खबरों को देखा, लेकिन उसने प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति बनाए रखी क्योंकि वह जानती थी कि तूफान से पहले की शांति सबसे खतरनाक होती है। उसने अर्जुन के साथ मिलकर एक गुप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की, जहां वे न केवल इन आरोपों का जवाब देने वाले थे, बल्कि उन सबूतों को भी पेश करने वाले थे जो उनके विरोधियों की रातों की नींद उड़ा देंगे। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी शक्ति उसकी खागार की सच्चाई में थी और जब तक अर्जुन उसके साथ था उसे किसी भी अफवाह या षड्यंत्र से डरने की जरूरत नहीं थी। वह अब एक ऐसी शतरंज की बिसात पर थी जहां वह खुद को एक मोहरा नहीं बल्कि वजीर की तरह महसूस कर रही थी। रात के समय हवेली की छत पर खड़े होकर अनन्या ने सितारों को देखा और अपने पिता को याद किया। उसे लगा जैसे वे उसकी हिम्मत को देखकर मुस्कुरा रहे हों और उसे आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हों।
अर्जुन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी जैकेट अनन्या के कंधों पर डाल दी ताकि उसे रात की ठंड से बचाया जा सके। इस छोटे से व्यवहार ने अनन्या के दिल को छू लिया। वे दोनों जानते थे कि आने वाला कल उनके जीवन का सबसे कठिन दिन होने वाला है, जहां उन्हें अपनों से ही जंग लड़नी होगी। सुबह की धुंध में खन्ना हवेली एक रहस्यमयी किले की तरह दिख रही थी। जब अनन्या और अर्जुन अपनी चैरिटी यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे, अर्जुन ने अपनी बुलेट प्रूफ एसयूवी को खुद चलाने का फैसला किया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनकी बातचीत सुन सके। अनन्या ने एक साधारण लेकिन गरिमापूर्ण कुर्ता पहना था और उसके बैग में कुछ जरूरी औजार और सुरक्षा उपकरण छिपे हुए थे। वे जानते थे कि शहर से दूर जाने का मतलब है कि सुरक्षा का घेरा कम होगा और दुश्मनों के लिए हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जैसे शहर की ऊंची इमारतें पीछे छूटती गईं और हरियाली बढ़ने लगी, अनन्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। उसने देखा कि अर्जुन बार बार पीछे देखने वाले शीशे में देख रहा था कि कहीं उनका पीछा तो नहीं किया जा रहा है। यह जांचना बहुत जरूरी था। सड़क उबड़ खाबड़ थी और आसपास के घने पेड़ किसी भी संभावित खतरे को छिपाने के लिए काफी थे, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। अर्जुन का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में अनन्या की सुरक्षा के लिए एक अनकही चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वे एक दूर दराज के गांव में पहुंचे, जहां अर्जुन की मां की याद में एक नया अस्पताल बनाया जाना था और वहां के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। अनन्या ने देखा कि अर्जुन वहां के बच्चों से मिलते समय कितना बदल जाता था। उसके चेहरे की कठोरता गायब हो गई थी और उसकी आंखों में एक सच्ची दयालुता थी। मुस्कुराहट ने उसे उसके अपने बचपन की याद दिला दी। अचानक वातावरण का सन्नाटा टूट गया जब दो काली गाड़ियां बहुत तेजी से धूल उड़ाते हुए अस्पताल के परिसर में आकर रुकीं और उनमें से हथियारबंद लोग बाहर निकले। लोगों में भगदड़ मच गई और चीख पुकार शुरू हो गई, क्योंकि उन हमलावरों का इरादा बिल्कुल साफ था कि वे यहाँ खून बहाने आए थे। अर्जुन ने तुरंत अनन्या को अपने पीछे खींच लिया और अपनी सुरक्षा टीम को पोजीशन लेने का इशारा किया, लेकिन हमलावरों की संख्या उनकी टीम से कहीं ज्यादा थी। गोलियों की आवाज ने शांति को भंग कर दिया और हर तरफ मौत का साया मंडराने लगा था। अनन्या ने देखा कि एक हमलावर अर्जुन की ओर निशाना साध रहा था और उसने बिना एक पल गंवाए अपनी फुर्ती दिखाई और अर्जुन को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने पास पड़े एक लोहे के पाइप को उठाया और बिजली की गति से उस हमलावर की ओर बढ़ी जिसने उसे अपनी एक स्टांस की और आता देख गोली चलाने की कोशिश की। अनन्या ने पाइप से उसके हाथ पर जोरदार वार किया, जिससे उसकी बंदूक दूर जा गिरी और फिर एक जबरदस्त किक मारकर उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। अर्जुन यह सब देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसने ऐसी वीरता की उम्मीद नहीं की थी। लड़ाई अब बहुत भीषण हो गई थी और अनन्या ने अपने पेशेवर मार्शल आर्ट्स कौशल का परिचय देते हुए एक के बाद एक 3 हमलावरों को बेअसर कर दिया। उसकी चालें इतनी सटीक और तेज थीं कि दुश्मन को समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है और वह कैसे बच निकले। अर्जुन ने भी अपनी बंदूक निकाल ली थी और वह अनन्या के साथ मिलकर एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो गया था ताकि ग्रामीणों को बचाया जा सके। वे दोनों एक ऐसी टीम की तरह लड़ रहे थे जो वर्षों से एक साथ काम कर रही हो। अनन्या ने देखा कि हमलावरों का मुख्य नेता भागने की कोशिश कर रहा था और उसने उसका पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि वही उनके पीछे के मास्टरमाइंड का नाम बता सकता था। वह झाड़ियों के बीच से दौड़ती हुई उसके करीब पहुंची और एक छलांग लगाकर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे वह आदमी चिल्लाने लगा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अनन्या ने उसकी गर्दन पर अपना पैर रखा और कड़े लहजे में पूछा कि उन्हें यहाँ किसने भेजा है और उनका असली मकसद क्या था। उस आदमी की आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था, क्योंकि अनन्या का चेहरा क्रोध से भरा था। उसने लड़खड़ाते हुए बताया कि उन्हें द ईगल नाम के एक रहस्यमयी शख्स ने सुपारी दी थी और उनका काम केवल अर्जुन को खत्म करना नहीं,
बल्कि अनन्या को अगवा करना था। अनन्या के दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया कि यह द ईगल वही व्यक्ति हो सकता है जिसने उसके पिता के केस की फाइलों में अपना नाम दर्ज कराया था। अर्जुन वहां पहुंचा और उसने उस आदमी को अपने सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके और सच का पता लगाया जा सके। वे दोनों अब एक बहुत बड़ी साजिश के करीब पहुंच चुके थे। वापसी के रास्ते में अर्जुन ने एक पुरानी और सुरक्षित दिखने वाली हवेली के पास गाड़ी रोकी जो उसके परिवार की निजी संपत्ति थी और जहां कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता था। वहां पहुंचकर अनन्या ने अर्जुन के हाथ पर लगी एक मामूली खरोंच को देखा और तुरंत फर्स्ट एड किट निकालकर उसकी मरहम पट्टी करने लगी, जिससे वातावरण में एक भावुकता आ गई। अर्जुन ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही शांत आवाज में कहा कि आज उसने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसे एक नई उम्मीद भी दी है। उनके बीच की दूरियां अब कम होती जा रही थीं। वहां की छत पर बैठकर अर्जुन ने पहली बार अनन्या के साथ अपनी मां के बारे में बात की और बताया कि उनकी मृत्यु कोई बीमारी नहीं बल्कि एक साजिश थी। उसने खुलासा किया कि उसकी मां को धीरे धीरे जहर दिया गया था और जब उन्हें पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और वे अपने कातिल का नाम नहीं बता सकी। अनन्या ने देखा कि अर्जुन की आंखों में आंसू थे जो उसने सालों से दबाकर रखे थे और वह अंदर से कितना अकेला महसूस करता था। उसने अर्जुन को दिलासा दिया और वादा किया कि वे मिलकर अपनी मां और उसके पिता को न्याय दिलाएंगे। अनन्या ने उन दस्तावेजों को निकाला जो उसने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम से चुपके से हासिल किए थे और उनमें उसे एक ऐसी कड़ी मिली जो हैरान करने वाली थी। उसने देखा कि जो दवाएं उसकी मां को दी जा रही थीं, वे उसी कंपनी द्वारा बनाई गई थीं जिसका मालिक हर्षवर्धन खन्ना का एक पुराना बिजनेस पार्टनर था। यह साफ था कि खन्ना परिवार के भीतर के लोग बाहरी दुश्मनों के साथ मिलकर इस गंदे खेल को अंजाम दे रहे थे और मासूमों की बलि चढ़ा रहे थे। अनन्या ने महसूस किया कि उनके दुश्मन अब और भी करीब और खतरनाक होते जा रहे थे। अर्जुन, हमें अब बहुत संभलकर चलना होगा, क्योंकि द ईगल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का ही कोई बहुत करीबी सदस्य है जो सब कुछ जानता है। अनन्या ने कहा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि वह अब किसी को भी नहीं बख्शेगा, चाहे वह उसका सगा खून ही क्यों न हो। उन दोनों ने तय किया कि वे अब सीधे टकराव के बजाय एक जाल बुनेंगे जिसमें दुश्मन खुद आकर फंस जाएगा और अपनी सच्चाई दुनिया को बता देगा। रात की खामोशी में उनके इरादे फौलाद की तरह मजबूत और अडिग हो गए थे। अगले कुछ घंटों तक उन्होंने उन सभी नामों की लिस्ट बनाई जो उनके पिता और अर्जुन की मां के केस से जुड़े हुए थे और उनमें कई समानताएं पाई गईं। अनन्या ने अपनी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए एक गुप्त संपर्क स्थापित किया जिससे उसे पता चला कि अगले हफ्ते एक बड़ी डील होने वाली है। उस डील में ईगल खुद आने वाला था और वही उनके लिए सबसे अच्छा मौका था उसे रंगे हाथों पकड़ने का और सब कुछ खत्म करने का। अनन्या ने अपने पिता की पुरानी डायरी को छुआ और उसे महसूस हुआ कि वह सच के बहुत करीब पहुंच गई थी। अर्जुन ने अनन्या की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि यह लड़की उसके जीवन में केवल एक अनुबंध के लिए नहीं आई थी बल्कि वह उसकी रक्षक और सच्ची साथी थी। उसने महसूस किया कि 365 दिन का यह समय शायद बहुत कम होगा क्योंकि उसके मन में अनन्या के प्रति भावनाएं अब केवल पेशेवर सम्मान तक सीमित नहीं थीं। अनन्या ने भी अर्जुन की आंखों में वही चमक देखी, लेकिन उसने अपने मिशन को प्राथमिकता दी क्योंकि उसके लिए न्याय सबसे पहले था और भावनाएं बाद में। वे दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे जो अब किसी भी तूफान का सामना कर दहा में खनते। हवेली में वापस लौटते समय वे बहुत ही सतर्क थे और उन्होंने रास्ते में कई बार अपनी गाड़ियां बदलीं ताकि कोई उनका पीछा न कर सके और उनके ठिकाने का पता न लगा सके। अनन्या ने अपनी घड़ी में लगे पैनिक बटन को चेक किया और सुनिश्चित किया कि उसका संपर्क अपने विश्वसनीय सूत्रों के साथ बना हुआ है जो उसे बैकअप देंगे। अर्जुन ने अपने वफादार सुरक्षा प्रमुख विक्रम को बुलाकर निर्देश दिए कि वह हवेली की सुरक्षा को और भी सख्त कर दे और हर कर्मचारी पर नजर रखे। वे जानते थे कि अब युद्ध का अगला चरण उनके घर के अंदर ही लड़ा जाने वाला था। शाम को जब वे खन्ना हवेली के मुख्य गेट पर पहुंचे तो देविका खन्ना वहां पहले से ही मौजूद थी
और उनकी आंखों में एक अजीब सी विजयी मुस्कान थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उन्होंने अनन्या से पूछा कि उनकी यात्रा कैसी रही और क्या उन्हें वह मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे, जिससे अनन्या को शक हुआ कि उन्हें सब पता था। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि यात्रा बहुत ज्ञानवर्धक थी और उन्होंने कुछ ऐसे सच देखे जो शायद दूसरों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते थे। देविका का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया और वहां से चली गईं। अनन्या अपने कमरे में गई और उसने अपनी पूरी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए कमरे की बारीकी से जांच की कि कहीं कोई नया कैमरा या सुनने वाला उपकरण तो नहीं लगाया गया। उसे कालीन के नीचे एक छोटा सा माइक्रोफोन मिला, जिसे उसने नष्ट करने के बजाय उसे एक ऐसी जगह रख दिया जहां से वह गलत जानकारी भेज सके। उसने अर्जुन को इसके बारे में बताया और उन्होंने मिलकर एक नाटक किया जिसमें वे अपनी अगली योजना के बारे में गलत बातें कर रहे थे। उन्हें पता था कि दुश्मन उनकी हर बात सुन रहा है और वे इसका फायदा उठाने वाले थे। रात के खाने पर हर्षवर्धन खन्ना बहुत ही शांत थे और वे बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे, जैसे वे किसी महत्वपूर्ण संदेश या घटना का इंतजार कर रहे हों जो होने वाली थी। अनन्या ने गौर किया कि उनकी उंगलियां कांप रही थीं और वे अर्जुन से नजरें मिलाने से बच रहे थे, जिससे यह साफ हो गया कि वे भी उस साजिश का हिस्सा थे। अर्जुन ने बहुत ही सहजता से व्यापार की बातें की और हर्षवर्धन को यह महसूस कराया कि उसे उनकी चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यह शतरंज की एक ऐसी बिसात थी जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही थी। भोजन के अनन्या अनन्या ने अपनी गुप्त फाइलों में एक नया खुलासा पाया कि उसके पिता के पास एक ऐसा पेन ड्राइव था जिसमें दीगल के असली चेहरे का वीडियो प्रमाण मौजूद था। उसने महसूस किया कि वह पेन ड्राइव उसके पिता ने कहीं ऐसी जगह छिपाया था जहां केवल वह या उसकी मां ही पहुंच सकती थीं, और वह स्थान कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना घर था। उसने अर्जुन को बताया कि उन्हें तुरंत वहां जाना होगा, इससे पहले कि दुश्मन को इस बात की भनक लगे और वे उस सबूत को नष्ट कर दें। अर्जुन ने तुरंत अपनी टीम को तैयार होने का आदेश दिया और वे रात के अंधेरे में निकल पड़े। पुराने घर की ओर जाते समय अनन्या को अपने बचपन की यादें घेरने लगीं और उसे वह समय याद आया जब उसके पिता उसे बहादुरी की कहानियां सुनाते थे और उसे मजबूत बनाते थे। वह घर अब खंडहर बन चुका था, लेकिन अनन्या को पता था कि उसके पिता ने अपनी सबसे कीमती चीज कहाँ छिपाई होगी, क्योंकि वे हमेशा एक ही जगह का जिक्र करते थे। अर्जुन उसके साथ साय की तरह चल रहा था और उसने अपनी बंदूक तैयार रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि दुश्मन उनका पीछा जरूर करेगा। हवा में एक अजीब सा तनाव था और हर आहट किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रही थी। वे घर के अंदर दाखिल हुए और अनन्या ने उस पुरानी दीवार की ओर कदम बढ़ाया जहां एक गुप्त खाना बना हुआ था और जिसे खोलने का तरीका केवल उसे ही पता था। उसने जैसे ही वह गुप्त दरवाजा खोला, उसे धूल से भरा एक छोटा सा बॉक्स मिला जिसके अंदर वह पेन ड्राइव सुरक्षित रखी हुई थी जिसका वे इंतजार कर रहे थे। अनन्या की आंखों में जीत की चमक आ गई, लेकिन तभी उन्हें बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी और वे समझ गए कि वे घिर चुके थे। अर्जुन ने अनन्या को दीवार के पीछे छिपने को कहा और खुद मोर्चा संभाला ताकि वह सुरक्षित बाहर निकल सके। दुश्मनों ने घर पर चारों ओर से हमला बोल दिया और खिड़कियों के शीशे टूटकर फर्श पर बिखरने लगे, जिससे वातावरण में दहशत फैल गई। लेकिन अनन्या का दिल पत्थर जैसा मजबूत था। उसने अपनी बंदूक निकाली और अर्जुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन हमलावरों का मुकाबला करना शुरू किया, जो संख्या में उनसे कहीं अधिक थे और आधुनिक हथियारों से लैस थे। अनन्या ने अपनी रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करते हुए हमलावरों को भ्रमित किया और एक एक करके उन्हें निशाना बनाना शुरू किया, जिससे उनकी ताकत कम होने लगी। यह लड़ाई उनकी जिंदगी की सबसे कठिन और निर्णायक लड़ाई साबित होने वाली थी। जैसे ही अंतिम हमलावर जमीन पर गिरा, अनन्या ने देखा कि अर्जुन को कंधे में गोली लगी थी और वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और वह खड़ा रहा। अनन्या ने उसे सहारा दिया और पेन ड्राइव को अपनी जैकेट में सुरक्षित रखते हुए उसे कार तक ले गई, जहां विक्रम उनका इंतजार कर रहा था ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके। उन्होंने महसूस किया कि यह पेन ड्राइव ही उनकी सबसे बड़ी जीत है और अब द ईगल का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला था।
वे रात के सन्नाटे को चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, जहां नया सवेरा होने वाला था। गाड़ी के अंदर का वातावरण बहुत भारी और तनावपूर्ण था, क्योंकि अर्जुन के घाव से खून बह रहा था और अनन्या उसे सहारा दे रही थी। विक्रम गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था, ताकि वे जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच सकें, जहां उनका अपना निजी डॉक्टर तैनात था। अनन्या ने अपने दुपट्टे से अर्जुन के घाव को कसकर बांध दिया ताकि खून का बहाव थोड़ा कम हो सके, और उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अर्जुन ने दर्द के बावजूद अनन्या का हाथ थाम लिया और उसे मुस्कुराकर भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक गुप्त फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। डॉक्टर ने तुरंत अर्जुन का इलाज शुरू किया और गोली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया, जिससे अनन्या ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। अनन्या ने उस कीमती पेन ड्राइव को मेज पर रखा और उसे गौर से देखने लगी, क्योंकि यही उनके सभी सवालों का एकमात्र जवाब था। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां अंधेरा घना था, लेकिन उसके मन में अब न्याय की एक नई उम्मीद जगमगा रही थी। जैसे ही अनन्या ने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से जोड़ा, उसके सामने कई ऐसी फाइलें और वीडियो खुले जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन वीडियो में दीगल का चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन उसकी आवाज और बात करने का तरीका किसी जाने पहचाने शख्स की ओर इशारा कर रहा था। खन्ना ग्रुप के करोड़ों रुपए के काले धन को विदेशी खातों में भेजने के पक्के सबूत और कई राजनेताओं की संलिप्तता के दस्तावेज थे। अनन्या को समझ आ गया कि उसके पिता ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बहुत बड़ा सच दुनिया के लिए सुरक्षित किया था। अगले दिन जब अर्जुन की आंखें खुलीं, उसने अनन्या को अपने पास सोफे पर सोता हुआ पाया और उसके चेहरे की मासूमियत ने उसके कठोर दिल को पिघला दिया। वह जानता था कि इस लड़की ने उसके लिए जो कुछ भी किया है, उसका कर्ज वह कभी भी नहीं उतार पाएगा, और उसका सम्मान बढ़ गया। अर्जुन धीरे से उठा और अनन्या के पास जाकर बैठ गया, जिससे उसकी नींद खुल गई और उसने तुरंत अर्जुन की सेहत के बारे में पूछताछ की। उन दोनों की नजरें मिलीं और उस पल में उन्होंने बिना कहे ही एक दूसरे के प्रति अपनी गहरी निष्ठा को स्वीकार कर लिया। तभी उनके पास खबर आई कि देविका खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वह अनन्या के खिलाफ जहर उगलने वाली है, ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। टीवी पर देविका रोने का नाटक कर रही थी और दावा कर रही थी कि अनन्या ने अर्जुन का अपहरण कर लिया है और वह उनकी संपत्ति हड़पना चाहती है। यह एक बहुत ही घटिया चाल थी, जिसका मकसद अनन्या की विश्वसनीयता को पूरी तरह से खत्म करना था, ताकि उसकी दी गई गवाही बेकार हो जाए। अनन्या ने यह सब देखकर अपने होंठ भींच लिए और तय किया कि वह इस अपमान का बदला बहुत जल्द लेगी। अर्जुन ने तुरंत अपने वकीलों और मीडिया सलाहकारों को फोन किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे अभी कोई प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि वह दुश्मन को और भी लापरवाह बनाना चाहता था। उसने अनन्या को समझाया कि जब दुश्मन को लगता है कि वह जीत रहा है, तभी वह सबसे बड़ी गलती करता है और हमें उसी पल का इंतजार करना होगा। उन्होंने एक शानदार नकाबपोश पार्टी का आयोजन करने का फैसला किया, जहां वे शहर के सभी प्रभावशाली लोगों को बुलाएंगे और द ईगल को जाल में फंसाएंगे। अनन्या ने इस योजना इज़दारी नहीं में अपनी तरफ से कई रणनीतिक सुझाव दिए, जिससे अर्जुन हैरान रह गया। अनन्या ने अगले कुछ दिन अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग को और भी कड़ा करने में बिताए, क्योंकि उसे पता था कि अंतिम मुकाबला बहुत हिंसक होने वाला है और उसे तैयार रहना होगा। उसने अर्जुन के साथ मिलकर हवेली के सुरक्षा मैप का अध्ययन किया और उन सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया जहां से दुश्मन भागने की कोशिश कर सकते थे। उसने अपने पिता के पुराने वफादार साथियों से भी संपर्क किया, जो अब पुलिस विभाग में उच्च पदों पर थे, और उनसे गुप्त रूप से मदद मांगी। अनन्या की आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी भी अपराधी को भस्म करने के लिए काफी थी। हर्षवर्धन खन्ना को जब इस भव्य पार्टी का आमंत्रण मिला, तो उन्हें लगा कि अर्जुन उनकी शर्तों पर झुक गया है और वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उन्हें देने के लिए तैयार है। वे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सबसे महंगे सूट और गहने तैयार करने लगे, जबकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी पार्टी होगी।
देविका भी इस भ्रम में थी कि अनन्या अब उसके रास्ते का कांटा नहीं रही और उसने अपनी खुशी में कई नई साजिशें बुनना शुरू कर दिया। वे दोनों एक ऐसी गहरी खाई की ओर बढ़ रहे थे जहां से वापसी नामुमकिन थी। पार्टी की शाम जैसे जैसे करीब आ रही थी, अनन्या ने खुद को एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी नकाबपोश महिला के रूप में तैयार किया, जिसके पीछे उसकी असली पहचान छिपी हुई थी। उसने अपने गाउन के अंदर एक छोटा सा ट्रांसमीटर और एक खंजर छिपाया था ताकि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत कार्रवाई कर सके और अपनी जान बचा सके। अर्जुन ने काले रंग का क्लासिक सूट पहना था और उसने अपने हाथ में एक विशेष रिमोट कंट्रोल रखा था जिससे वह हवेली की सभी लाइटें और दरवाजे नियंत्रित कर सकता था। वे दोनों अब अपने शिकार का इंतजार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मेहमानों का आना शुरू हो गया और हवेली का हॉल संगीत और हंसी के शोर से भर गया। लेकिन अनन्या की नजरें नकाबों के पीछे छिपे चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। उसने देखा कि हर्षवर्धन और देविका बड़े गर्व से घूम रहे थे और लोगों को अपनी झूठी कहानियां सुना रहे थे, जिससे अनन्या के मन में घृणा और भी बढ़ गई। उसने बहुत ही जोड़ी की बाद शालीनता से उन लोगों के बीच अपनी जगह बनाई और गुप्त रूप से उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसे कुछ ऐसे सुराग मिले जो बताते थे कि द ईगल आज रात स्वयं वहां मौजूद रहने वाला है। अचानक हॉल की लाइटें थोड़ी धीमी हो गईं और एक भारी आवाज वाले व्यक्ति ने प्रवेश किया, जिसने चील के आकार का सोने का नकाब पहना हुआ था और उसके चलने का अंदाज बहुत रौबदार था। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे यकीन था कि यही वह व्यक्ति है जिसने उसके पिता के जीवन को बर्बाद किया था और जिसका वह सालों से पीछा कर रही थी। वह व्यक्ति सीधे हर्षवर्धन के पास गया और उन्होंने एक दूसरे को बहुत ही परिचित अंदाज में गले लगाया, जिससे उनके बीच के गहरे संबंध का खुलासा हो गया। अनन्या ने अर्जुन को एक गुप्त इशारा किया कि अब समय आ गया है। नकाबपोश व्यक्ति ने एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर भाषण देना शुरू किया और उसने अपनी शक्ति और व्यापारिक सफलता के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, जिन्हें सुनकर मेहमान तालियां बजाने लगे। अनन्या ने धीरे से उस कंट्रोल रूम की ओर कदम बढ़ाए जहां से वह पेन ड्राइव के वीडियो को हॉल की विशाल स्क्रीन पर प्ले करने वाली थी। उसने वहां तैनात गार्ड्स को बहुत ही खामोशी से बेहोश कर दिया और सिस्टम के अंदर अपनी कमांड्स टाइप करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी तकनीकी विशेषज्ञता का पता चलता था। उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं कांप रहा था और वह स्थिर थी। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, हॉल में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए क्योंकि स्क्रीन पर ईगल के अपराधों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा था। हर्षवर्धन और देविका के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की सुरक्षा टीम ने पहले ही सभी निकास द्वारों को सील कर दिया था। नकाबपोश व्यक्ति ने अपनी जेब से बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने ऊपर से छलांग लगाकर उसे हवा में ही पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। हॉल में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अनन्या ने उस व्यक्ति का नकाब हटाया और सच देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि वह व्यक्ति शहर का सबसे प्रतिष्ठित समाज सेवक और अर्जुन का करीबी पारिवारिक मित्र प्रताप सिंह था। प्रताप ने हंसते हुए कहा कि अनन्या कभी भी उसके खिलाफ कोई कानूनी सबूत नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि उसने हर कड़ी को बहुत पहले ही मिटा दिया था। लेकिन अनन्या ने मुस्कुराकर अपना फोन दिखाया, जिसमें उसकी और हर्षवर्धन की ताज़ा बातचीत लाइव स्ट्रीम हो रही थी, जिसे लाखों लोग देख रहे थे। प्रताप की हार अब पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई थी और वह असहाय हर्षवर्धन की ताज़ा बातचीत लाइव स्ट्रीम महसूस कर रहा था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई हवेली के अंदर दाखिल हुईं और उन्होंने हर्षवर्धन, देविका और प्रताप सिंह को हथकड़ियां पहना दीं, जिससे खन्ना साम्राज्य के सबसे काले अध्याय का अंत हुआ। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसने आखिरकार अपने पिता को वह न्याय दिला दिया था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी और सुखों का त्याग कर दिया था। अर्जुन उसके पास आया और उसने अनन्या को गले लगा लिया और उसे बताया कि वह उसकी बहादुरी का तहे दिल से सम्मान करता है। यह जीत केवल उनकी नहीं थी, बल्कि सत्य की जीत थी।
अगली सुबह के अखबारों में हेडलाइन थी कि कैसे एक निडर लड़की ने देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटाले और मर्डर मिस्ट्री को अकेले अपने दम पर सुलझाया है और अपराधियों को जेल भेजा है। अनन्या अब कोई गुमनाम वेट्रेस नहीं थी, बल्कि पूरे देश की प्रेरणा बन चुकी थी और उसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। अर्जुन ने घोषणा की कि वह खन्ना ग्रुप की पूरी कार्यप्रणाली को बदल देगा और इसे ईमानदारी के रास्ते पर चलाएगा, जिसमें अनन्या उसकी सबसे बड़ी साझेदार होगी। उनकी यात्रा का यह मोड़ सबसे ग्रुप की साझेदार होगी। सुखद था। कुछ हफ्तों के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, अनन्या और अर्जुन उस पुरानी जगह पर गए जहां उसके पिता की यादें जुड़ी हुई थीं और उन्होंने वहां एक छोटा सा स्मारक बनवाया। अनन्या ने महसूस किया कि 365 दिन के उस अनुबंध ने उसे वह सब कुछ दे दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अब वह एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार थी। अर्जुन ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर असली शादी का प्रस्ताव रखा और इस बार अनन्या ने बिना किसी संकोच के हाँ कह दिया। उनकी प्रेम कहानी अब एक समझौते से बढ़कर एक अटूट बंधन बन चुकी थी। अनन्या ने अपनी पुरानी वर्दी को संभाल कर रखा ताकि वह कभी न भूले कि उसने कहां से शुरुआत की थी और उसने कितनी बाधाओं को पार करके अपनी मंजिल हासिल की है। उसने खन्ना चैरिटी फाउंडेशन का कार्यभार संभाला और उन बच्चों के लिए काम करना शुरू किया जिनके माता पिता अन्याय का शिकार हुए थे, ताकि उन्हें कभी अकेला महसूस न हो। अर्जुन हमेशा उसके साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहा और उन्होंने मिलकर एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी नींव सच्चाई और न्याय पर टिकी हुई थी। दुनिया ने देखा कि एक छोटी सी शुरुआत कैसे बड़ा बदलाव ला सकती है। खन्ना हवेली की दीवारें अब डरावनी नहीं लगती थीं, क्योंकि वहां अब प्यार और सच्चाई की गूंज थी और देविका जैसे नकारात्मक लोगों का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। अनन्या ने अपने पिता की तस्वीर के सामने दीप जलाया और महसूस किया कि उनकी आत्मा को अब शांति मिल गई होगी, क्योंकि उनका सम्मान वापस लौट आया था। वह जानती थी कि जीवन में चुनौतियां अभी और भी आएंगी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी और उसके पास लड़ने की शक्ति और एक साथी था। रात का आकाश अब तारों से भरा था जो एक उज्जवल भविष्य की ओर संकेत कर रहे थे। इस तरह वह अनुबंध समाप्त हुआ, लेकिन एक नई और खूबसूरत दास्तान की शुरुआत हुई जिसे आने वाली पीढ़ियां एक मिसाल के तौर पर याद रखेंगी और जिसमें न्याय की जीत सर्वोपरि थी। अनन्या और अर्जुन ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए ढलते सूरज को देखा और अपनी तीश के लिया नई जिंदगी के पहले कदम की ओर बढ़ गए, जहां केवल खुशियां और सुकून था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और साहस अटूट हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उनकी कहानी का यह अंत एक नई और महान शुरुआत का प्रतीक था। मुंबई की सड़कों पर अभी भी उस सनसनीखेज खुलासे की चर्चा गर्म थी जिसने खन्ना साम्राज्य की नींव हिला दी थी। लोग हैरान थे कि कैसे एक साधारण लड़की ने इतने बड़े जालसाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। खन्ना ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी, लेकिन अर्जुन की नेतृत्व क्षमता पर निवेशकों को अभी भी भरोसा था। अनन्या अब केवल एक चेहरा नहीं थी, बल्कि कंपनी की नई रणनीतिक सलाहकार के रूप में उभर रही थी, जिसने सबको प्रभावित किया था। हवेली के अंदर का वातावरण बदल चुका था, लेकिन शांति अभी भी कोसों दूर थी, क्योंकि कानूनी लड़ाई अब अपने सबसे कठिन दौर में पहुंच गई थी। प्रताप सिंह के वकीलों ने अदालत में उन सबूतों को चुनौती देना शुरू कर दिया था जिन्हें अनन्या ने इतनी मेहनत से जुटाया था। वे अनन्या के अतीत को हथियार में लेबी हो जाएगा बनाकर उसे एक लालची और चालाक लड़की साबित करने की कोशिश कर रहे थे जिसने अर्जुन को फंसाया था। अनन्या जानती थी कि यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके चरित्र की परीक्षा भी है। अर्जुन ने अपने ऑफिस में बैठकर एक नई टीम का गठन किया, जिसका काम उन गवाहों की सुरक्षा करना था जो प्रताप के खिलाफ बोलने वाले थे। उसने अनन्या को इस टीम की कमान सौंपी, क्योंकि वह उसकी युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच पर पूरा भरोसा करता था। अनन्या ने महसूस किया कि दुश्मन जेल के अंदर से भी अपनी गंदी चालें चल रहा है और गवाहों को डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसे अब एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करनी थी जिसे कोई भी अपराधी तोड़ न सके।
एक रात जब अनन्या फाइलों की जांच कर रही थी, उसे एक अनाम कॉल आया जिसमें उसे चेतावनी दी गई कि अगर वह पीछे नहीं हटी तो अंजाम बुरा होगा। अनन्या ने फोन काटने के बजाय उस कॉलर को चुनौती दी कि वह अपनी पूरी ताकत लगा ले, क्योंकि वह अब रुकने वाली नहीं है। उसने तुरंत कॉल को ट्रैक किया और पाया कि वह शहर के एक पुराने गोदाम से किया गया था जहां अपराधियों का अड्डा था। उसने अर्जुन को बिना बताए अकेले ही उस जगह की रेकी करने का खतरनाक फैसला किया। वह अपनी काली पोशाक में एक साए की तरह गोदाम की ओर बढ़ी, जहां उसे कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी जो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रही थीं। उसने देखा कि प्रताप का बेटा, जो अब तक पुलिस की नजरों से बचा हुआ था, वहां हथियारों और पैसों का लेन देन कर रहा था। अनन्या ने बहुत ही सावधानी से उनकी बातचीत रिकॉर्ड की और कुछ तस्वीरें खींची जो उन्हें फिर से जेल भेजने के लिए काफी थीं। उसे समझ आ गया कि भ्रष्टाचार की जड़ें उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थीं। तभी उसे पीछे से एक आहट सुनाई दी, और इससे पहले कि वह मुड़ती, उसे चारों ओर से हथियारबंद गुंडों ने घेर लिया जो उसकी जान लेने के लिए तैयार थे। अनन्या ने हार मानने के बजाय अपनी मार्शल आर्ट्स की स्थिति ली और एक एक करके उन पर वार करना शुरू किया, जिससे वहां खलबली मच गई। उसकी फुर्ती और ताकत ने उन गुंडों को चकित कर दिया जो एक लड़की से इतने कड़े मुकाबले की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उसने पास पड़े एक लोहे के पाइप को अपनी ढाल बनाया। अर्जुन को जब अनन्या के गायब होने का पता चला तो उसका खून खौल उठा और उसने तुरंत अपनी निजी कमांडो टीम के साथ उस गोदाम की ओर प्रस्थान किया। वह जानता था कि अनन्या बहादुर है, लेकिन दुश्मन बहुत शातिर और संख्या में अधिक थे, इसलिए हर पल बहुत कीमती और निर्णायक साबित होने वाला था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि अनन्या अकेले ही 5 हमलावरों से जूझ रही थी और घायल होने के बावजूद पीछे नहीं हट रही थी। अर्जुन ने मैदान में उतरकर अनन्या का साथ दिया और दोनों ने मिलकर उन सभी अपराधियों को धूल चटा दी जो वहां गैर कानूनी काम कर रहे थे। पुलिस भी वहां समय पर पहुंच गई और प्रताप के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे दुश्मन का अंतिम मोहरा भी बिसात से गायब हो गया। अर्जुन ने अनन्या को सहारा दिया और उसके माथे पर लगे घाव को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और प्यार साफ दिखाई दिया। वे अब एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार थे। अगले दिन अदालत में अनन्या ने वे नए सबूत पेश किए, जिससे प्रताप सिंह के वकीलों के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा और उनका केस कमजोर पड़ गया। जज ने अनन्या की बहादुरी और उसके द्वारा पेश किए गए तथ्यों की सराहना की और मामले की सुनवाई को अंतिम फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया। पूरे देश में अनन्या को एक नायिका के रूप में देखा जा रहा था और लोग उसके साहस की मिसाल दे रहे थे। उसके पिता का नाम अब गर्व के साथ लिया जाने लगा था। अर्जुन ने कंपनी के मुख्यालय में एक विशाल सभा बुलाई, जहां उसने अनन्या को आधिकारिक रूप से खन्ना ग्रुप की बोर्ड मेंबर और चीफ ऑफ ऑपरेशंस के रूप में नियुक्त किया। उसने स्पष्ट किया कि अनन्या की काबिलियत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है और वह इस पद की पूरी तरह से हकदार है, जिसने सबको खुश कर दिया। अनन्या ने एक प्रभावशाली भाषण दिया जिसमें उसने ईमानदारी और पारदर्शिता को कंपनी का नया मूल मंत्र बनाने का वादा किया। उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास और शक्ति थी। जैसे जैसे 365 दिनों का वह अनुबंध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, अनन्या और अर्जुन के बीच की केमिस्ट्री अब किसी से छिपी नहीं रही थी। वे दोनों जानते थे कि यह रिश्ता अब कागजों से निकलकर उनके दिलों में गहराई तक उतर चुका है और वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अर्जुन ने अनन्या के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया, जहां वह उसे कुछ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बताने वाला था। उस रात की चांदनी उनकी नई शुरुआत की गवाह बनने वाली थी। डिनर के दौरान अर्जुन ने अनन्या का हाथ पकड़ा और पुरानी यादों को साझा किया कि कैसे एक गिरी हुई शराब ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने स्वीकार किया कि शुरुआत में वह उसे केवल एक मोहरा मानता था, लेकिन अब वह उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन चुकी है। अनन्या की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे पहली बार एक ऐसा घर मिला था जहां उसे प्यार और सम्मान दोनों मिल रहे थे। उनके बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अचानक हवेली की सुरक्षा अलार्म बजने लगा और सूचना मिली
कि प्रताप सिंह के कुछ बचे हुए वफादारों ने जेल तोड़कर भागने की कोशिश की है और वे बदला लेना चाहते हैं। यह खबर एक बिजली की तरह गिरी। लेकिन अनन्या और अर्जुन अब घबराने वालों में से नहीं थे, क्योंकि वे हर खतरे के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन ली और सुरक्षा टीम को अलर्ट कर दिया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। दुश्मनों ने हवेली के मुख्य द्वार पर बमबारी की, जिससे हर तरफ धुआं फैल गया और अंधेरे का फायदा उठाकर वे अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। अनन्या ने अपनी नाइट विजन गॉगल्स पहनी और एक स्निपर की तरह ऊंचे स्थान पर बैठकर हमलावरों पर सटीक निशाना लगाना शुरू किया, जिससे उनकी प्रगति रुक गई। अर्जुन नीचे से अपनी टीम का नेतृत्व कर रहा था और वह एक चट्टान की तरह दुश्मनों के सामने खड़ा होकर उन्हें पीछे धकेल रहा था। लड़ाई बहुत भीषण थी, लेकिन अनन्या की रणनीतिक चालों ने दुश्मनों को भ्रमित कर दिया और वे समझ नहीं पा रहे थे कि हमला किधर से हो रहा है। उसने एक गुप्त रास्ते का इस्तेमाल किया और सीधे उनके कमांडर तक पहुंच गई, जो भागने की फिराक में था, और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जैसे ही कमांडर पकड़ा गया, बाकी गुंडों ने अपने हथियार डाल दिए और इस तरह एक और बड़े खतरे को टाल दिया गया। अनन्या की बुद्धिमानी ने फिर से जीत दिलाई। अगली सुबह जब सूरज उगा तो हवेली के बगीचे में शांति थी और चिड़ियों की चहचहाहट ने रात के भयानक शोर की जगह ले ली थी, जो बहुत सुकून दे रही थी। अनन्या ने अर्जुन की ओर देखा, जो अभी भी सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहा था, और उसने महसूस किया कि वह वास्तव में एक महान योद्धा और नेता है। उसने मन ही मन तय किया कि वह अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे अनुबंध खत्म ही क्यों न हो जाए। उनके भविष्य की नींव अब मजबूत थी। अदालत का अंतिम फैसला आया और प्रताप सिंह, हर्षवर्धन और देविका को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उनकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। अनन्या के पिता को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनके नाम पर एक पुलिस अकादमी खोलने की घोषणा की गई, जिससे अनन्या का सपना पूरा हुआ। पूरे देश ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा एक बार फिर से बहाल हो गया। अर्जुन ने अनन्या को उस पुराने अनुबंध पत्र के पास बुलाया और उसे सबके सामने फाड़ दिया, जिससे वह केवल एक कानूनी बंधन नहीं रहा, बल्कि एक स्वतंत्र प्रेम बन गया। उसने अनन्या से पूछा कि क्या वह अब अपनी मर्जी से उसकी पत्नी बनकर इस साम्राज्य को संभालने में उसका साथ देगी, जिस पर अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनके इस मिलन ने साबित कर दिया कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को अंततः अपनी मंजिल और खुशियां जरूर मिलती हैं। मुंबई की सुबह आज पहले से कहीं अधिक सुनहरी और शांत लग रही थी, जैसे शहर ने भी उन सभी तूफानों के थमने का जश्न मनाने का फैसला किया हो जिन्होंने हाल ही में खन्ना साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया था। खन्ना हवेली की खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या ने महसूस किया कि उसका जीवन एक साल के भीतर कितनी तेजी से बदल गया है। जिस लड़की ने कभी डर और प्रतिशोध की भावना के साथ इस घर में कदम रखा था, वह आज गौरव और स्वाभिमान के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें अब अपने पिता की बेगुनाही के गौरव से चमक रही थीं। उस पुराने सफेद कालीन पर गिरा हुआ वह लाल शराब का दाग अब पूरी तरह से मिट चुका था, ठीक वैसे ही जैसे अनन्या ने अपने परिवार के नाम पर लगे कलंक को धो दिया था। वह जानती थी कि अर्जुन खन्ना के साथ उसकी यह यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी, जहां एक मजबूरी के अनुबंध ने उसे एक सच्ची पहचान और प्यार की मंजिल तक पहुंचाया। आज वह केवल एक वधू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने भ्रष्टाचार के विशाल पहाड़ को अपनी बुद्धिमानी और अटूट साहस से ढहा दिया था। हवेली के हॉल में अब वैसी डरावनी खामोशी नहीं थी जो कभी देविका और हर्षवर्धन के षड्यंत्रों से भरी रहती थी, बल्कि अब वहां आशा की एक नई गूंज सुनाई देती थी। अर्जुन खन्ना अब वह कठोर और निर्दयी सीईओ नहीं रहा था जिसने अनन्या को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर किया था, बल्कि वह एक संवेदनशील साथी बन चुका था। उसने अपनी सत्ता का उपयोग अब केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की मदद और न्याय की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करना शुरू कर दिया था। न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद अनन्या ने एक बार अंतिम बार केंद्रीय कारागार जाने का फैसला किया,
ताकि वह उन लोगों का चेहरा देख सके जिन्होंने उसके जीवन को नरक बनाया था। जब वह सलाखों के पीछे खड़ी देविका खन्ना के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सत्ता का अहंकार अब धूल में मिल चुका था और वहां केवल पछतावा बचा था। देविका की आंखों में अब भी कड़वाहट थी, लेकिन अनन्या ने उसे नफरत के बजाय सहानुभूति से देखा, क्योंकि वह जानती थी कि बुराई का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। तुमने सब कुछ जीत लिया अनन्या, लेकिन याद रखना कि ऊंचाइयों पर अकेले रहना बहुत कठिन होता है। देविका ने अपनी फटी हुई आवाज में एक अंतिम प्रहार करने की कोशिश की। अनन्या ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि वह अकेली नहीं है, क्योंकि उसके पास अर्जुन का अटूट विश्वास और अपने पिता के आदर्शों की शक्ति है जो उसे कभी गिरने नहीं देगी। उसने स्पष्ट किया कि असली जीत धन या पद की नहीं, बल्कि उस सुकून की होती है जो केवल सच्चाई की राह पर चलने से मिलता है। जेल से बाहर निकलते समय अनन्या ने महसूस किया कि उसके मन से प्रतिशोध का अंतिम बोझ भी उतर गया है और वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस कर रही है। अर्जुन अपनी कार के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था और उसकी मुस्कान में एक ऐसा सुकून था जो अनन्या ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने तय किया कि वे अपने जीवन का अगला अध्याय किसी अनुबंध के साये में नहीं, बल्कि पूरी पारदर्शिता और असीमित प्रेम के साथ शुरू करेंगे, जहां कोई भी रहस्य उनके बीच नहीं होगा। खन्ना ग्रुप के मुख्यालय में आज एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था, जहां अनन्या के पिता स्वर्गीय पुलिस अधिकारी शर्मा को मरणोपरांत ऑनर ऑफ जस्टिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब अनन्या ने वह मेडल अपने हाथों में लिया तो उसकी आंखों से निकले आंसू उसकी लंबी लड़ाई और जीत की गवाही दे रहे थे, जो उसने अपने दम पर लड़ी थी। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया और शहर के हर बड़े अधिकारी ने अनन्या के साहस को खड़े होकर सलाम किया और उसे सम्मानित किया। अर्जुन ने मंच पर आकर घोषणा की कि आज से 365 दिन का वह पुराना अनुबंध आधिकारिक रूप से समाप्त होता है और वह अनन्या को अपनी वास्तविक जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करता है। उसने बताया कि कैसे एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में शुरू हुआ यह होगा। रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया और उसने अनन्या से फिर से शादी का प्रस्ताव रखा। इस बार यह कोई दबाव या शर्त नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे के पूरक बन चुके थे और साथ थे। असली शादी का समारोह बहुत ही सादगी और गरिमा के साथ उसी मंदिर में हुआ जहां अनन्या के माता पिता ने कभी कसम खाई थी, जिससे माहौल बहुत ही भावुक हो गया। अनन्या ने लाल रंग का पारंपरिक जोड़ा पहना था जिसमें वह किसी देवी की तरह लग रही थी और अर्जुन की आंखों में उसके लिए अथाह सम्मान और प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अग्नि के फेरे लेते समय एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और एक दूसरे की ढाल बनकर हर तूफान का सामना करेंगे। अगले कुछ महीनों में अनन्या ने खन्ना ग्रुप की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किए और कंपनी को एक पारदर्शी कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल पर आधारित कर दिया, जिससे उसकी साख विश्व स्तर पर बढ़ गई। उसने उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जो प्रताप सिंह के वफादार थे और उनकी जगह ईमानदार और मेहनती युवाओं को मौका दिया, जिससे कंपनी का भविष्य सुरक्षित हुआ। अर्जुन को गर्व था कि उसकी पत्नी न केवल घर की लक्ष्मी थी, बल्कि व्यापारिक दुनिया की एक अजेय योद्धा भी थी। हवेली के बगीचे में अब बच्चों के खेलने की आवाजें और पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता था, जिससे वहां का कोना कोना खुशियों से भर गया था और पुरानी यादें धुंधली पड़ गई थीं। अनन्या ने अपने पिता की पुरानी डायरी को एक सुनहरे बॉक्स में सुरक्षित रख दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि न्याय के लिए लड़ना कितना जरूरी है। उसने आंखते एक धुंधली पड़ गई। अर्जुन के साथ मिलकर एक ऐसी विरासत छोड़ी जहां इंसानियत को मुनाफे से ऊपर रखा गया था और जो सबके लिए एक मिसाल बन गई। एक शाम जब वे दोनों समुद्र के किनारे बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, अर्जुन ने अनन्या से पूछा कि क्या उसे कभी उस दिन का अफसोस हुआ जब उसने शराब गिराई थी। अनन्या ने हंसते हुए कहा कि वह उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती थी, जिसने उसे एक अपराधी की बेटी से एक साम्राज्य की महारानी बना दिया और उसे उसका सच्चा प्यार दिलाया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और महसूस किया कि उनकी कहानी अब किसी अनुबंध की मोहताज नहीं थी,
बल्कि अमर थी। दुनिया के लिए यह एक साधारण प्रेम कहानी हो सकती थी, लेकिन उन दोनों के लिए यह एक ऐसी जंग थी जिसे उन्होंने अपने धैर्य, बुद्धि और बलिदान से जीता था। खन्ना साम्राज्य अब केवल एक व्यापारिक इकाई नहीं, बल्कि न्याय और विश्वास का एक प्रतीक बन चुका था, जो आने वाले कई दशकों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। अनन्या और अर्जुन ने साबित कर दिया कि जब दो मजबूत इरादे वाले लोग एक साथ आते हैं, तो वे पूरी दुनिया का भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, अनन्या और अर्जुन अपनी हवेली की छत पर खड़े होकर तारों को देख रहे थे और अपने सुनहरे भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए एक पूरी दुनिया थी जिसे उन्हें और भी बेहतर बनाना था अपने महान कार्यों और प्रेम से। उनकी रूहों का यह मिलन उस 365 दिन के अनुबंध का सबसे सुंदर परिणाम था, जो हमेशा हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो गया। इस तरह एक वेट्रेस की वह तथाकथित वुलच या गलती वास्तव में नियति का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, जिसने दो अलग अलग दुनिया के लोगों को एक कर दिया और न्याय की स्थापना की। अनन्या का नाम अब इतिहास के पन्नों में एक ऐसी महिला के रूप में दर्ज हो गया, जिसने सत्ता के गलियारों में सत्य की मशाल जलाई और कभी हार नहीं मानी। उनकी दास्तां खत्म हो गई थी, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी सीख आने वाली सदियों तक समाज को एक नई दिशा देती रहेगी। न्याय की यह जीत और प्यार का यह बंधन अब किसी भी सांसारिक चुनौती से परे था, क्योंकि इसकी नींव सच्चाई और निस्वार्थ बलिदान के मजबूत पत्थरों पर रखी गई थी। अनन्या और अर्जुन ने अपनी आंखों में एक नई चमक और दिलों में एक नई उमंग के साथ अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाया। वे जानते थे कि रास्ता अब भी लंबा है, लेकिन जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती और वे अजेय रहेंगे।